नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो नया जिला बना है हमारा कोटपुतली बहरोड, उसके इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके भूगोल के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखो, सबसे पहले कोटपुतली और बहरोड, ये दो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कोटपुतली और बहरोड। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ का मैप देखेंगे। मैप देखेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, कोटपुतली बहरोड के अंदर 9 तहसील। कितनी तहसील है भाई? 9 तहसील है। तहसील कितनी है? 9 है। उसके अलावा उपखंड कितने हैं? तो सर उपखंड 8 है। कितने उपखंड हैं? 8 उपखंड है। और तहसील कितनी है? 9। देखो तहसील कौन कौन सी है। देखो एक विराटनगर, पावटा, कोटपुतली, नारायणपुर, बानसूर, बहरोड, नीमराणा, मांडन। मांडन है जो उपखंड नहीं है। बाकी सभी तहसीलें जो क्या है, उपखंड है। इसके अलावा देखो कोटपुतली बहरोड 2 डिस्ट्रिक्टों से तोड़कर बनाया गया है। कितने डिस्ट्रिक्टों से? जयपुर और भरतपुर, सॉरी, जयपुर और अलवर। कितने डिस्ट्रिक्टों को तोड़कर बनाया गया है? जयपुर और अलवर को तोड़कर क्या बनाया गया है? कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जयपुर से लिया गया कोटपुतली, ठीक है, और अलवर से कौन सा लिया गया? बहरोड। ठीक है, कोटपुतली और बहरोड, इन दोनों तहसीलों को क्या बना दिया गया है? संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। कोटपुतली पहले जयपुर की तहसील हुआ करती थी और बहरोड अलवर की तहसील हुआ करती थी। ठीक है, उसके पश्चात देखो इसके क्या क्या नाम है, उपनाम देखिए इसके। इसके उपनामों में देखो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उपनामों में। तो देखो यहाँ पर एक नदी बहती है, साबी नदी। साबी नदी बहने के कारण इस प्रदेश को क्या बोला जाता है? साबी कांठा। क्या बोला जाता है? साबी कांठा। ठीक है, साबी नदी की बहने की वजह से साबी कांठा, या फिर इसको राठ क्षेत्र या राठ। तो इसको उपनाम कितने हो गए? 2 उपनाम हो गए, साबी कांठा या राठ क्षेत्र। देखो राठ क्षेत्र किस लिए बोलते हैं? यहाँ पर अहिरवाल, इस प्रदेश को क्या बोला जाता है? विशेषकर बहरोड को अहिरवाल। अहिरवाल, ठीक है। अहिर मीन्स जो यादव हैं उनको क्या बोला जाता है? अहिर बोला जाता है। तो ये अहिरवाल प्रदेश हो गया। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? राठ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? राठ क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है मुख्यतः वो कौन सी है? अहिरवाटी। कौन सी भाषा है? अहिरवाटी। ठीक है, या राठी और हिंदी। कौन कौन सी भाषाएं हो गई? अहिरवाटी, राठी और हिंदी। देखो अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। अहिरों के अधिक निवास के कारण इसको क्या बोला गया है? अहिरवाल क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा क्या है? अहिरवाटी हो जाएगी। देखो अहिरवाल प्रदेश के अंदर या राठ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? हरियाणा के 2 जिले आएंगे भाई, नारनौल और महेंद्रगढ़। और राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट अहिरवाल प्रदेश, अभी बहरोड को अलग कर दिया गया है, तो यह अहिरवाल प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है या राठ क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें भाषा कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी, राठी या हिंदी। ठीक है, उसके पश्चात देखो उपनाम हो गए। उपनाम के पश्चात देखते हैं हम कि यहाँ का ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली प्रमुख नदी साबी नदी, या इसको कहीं कहीं साहिबा भी आप देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, साहिबा। दूसरी नदी कौन सी है? सोता नदी। कौन सी नदी है सर? सोता नदी। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। तो कितनी नदियां हो गई सर? 3 नदियां हो गई, साबी, साहिबा, सोता नदी, बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। ठीक है, अर्जुन की गंगा बोलते हैं। और इसका जो उद्गम स्थल है अर्जुन बाणगंगा को कहाँ से है? बैराठ की पहाड़ियों से। कहाँ से है भाई? बैराठ की
पहाड़ियों से। अभी हम आगे पढ़ेंगे विराटनगर, जब तहसील के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे वहां हम पढ़ेंगे, तो बैराठ की पहाड़ियों से। और साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, देखो नेक्स्ट उसमें बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखो साबी नदी का उद्गम स्थल देखते हैं हम सबसे पहले। तो साबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन कौन सा पहाड़ियां हैं भाई, साबी नदी नीम का थाना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नीम का थाना, अभी सीकर से अलग करके बनाया गया नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर पड़ती है खंडेला की पहाड़ियाँ। अभी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में नहीं आएंगी, अभी कहाँ पर आएंगे, खंडेला की पहाड़ियाँ नीम के थाना के अंदर, खंडेला की पहाड़ियाँ। तो खंडेला की पहाड़ियों से क्या है, साबी नदी का उद्गम स्थल है। और ये नदी है जो दिल्ली के पास, दिल्ली के पास यमुना में जाकर मिलती है। दिल्ली के पास कहाँ जाके मिलेगी, यमुना नदी के अंदर मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। इसके पश्चात देखो साबी नदी पर एक बांध बनाया गया है। साबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, देखो मसानी बैराज, मसानी बैराज। कौन सा बांध बनाया गया है, मैसानी बैराज। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैसानी बैराज कौन सी नदी पर है, साबी नदी पर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। इसके अलावा और देखो, ये अल्पकालिक नदी है। कैसी नदी है ये, अल्पकालिक नदी है। कैसी नदी है, अल्पकालिक, यानी कम समय के बहने के कम समय तक बहती है, वर्षा ऋतु में ही ये बहती है। उसके अलावा देखो अल्पकालिक होने के साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो 300 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी, लेंथ टोटल 300 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर राजस्थान के अंदर कितनी है, राजस्थान को लिखेंगे हमारे जे राजस्थान के अंदर, और 100 किलोमीटर किसके अंदर है, हरियाणा या अन्य राज्यों के अंदर, ठीक है। ये कुछ साबी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उद्गम स्थल हो गया खंडेला की पहाड़ियाँ, और जो कहाँ जाकर मिलती है, यमुना नदी में जाके मिलती है। मसानी बैराज 300 किलोमीटर, 200 राजस्थान के अंदर, अल्पकालिक, वर्षा ऋतु के समय में कभी कभार बहती है, ठीक है। अभी देखो देखो इसके अलावा और देखिए थोड़ा सा, ये कोटपुतली बहरोड को लगभग दो भागों में डिवाइड करती है। कौन सी नदी, कौन सी नदी सर, साबी नदी, ठीक है। लगभग दो भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कोटपुतली बहरोड को लगभग दो भागों में विभाजित करती है, वो कौन सी नदी है, साबी नदी या साहिबा नदी, ठीक है। और जो सोता नदी है ये साबी की क्या है, सहायक नदी है। सोता नदी साबी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ की थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। उसके पश्चात देखो और क्या इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, देखो एक चीज है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर स्थित है। अरावली का विस्तार लिख लीजिए, अरावली का विस्तार, ठीक है, अरावली का विस्तार। और देखो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, दोमट मटियार टाइप की मिट्टी पाई जाती है, दोमट मटियार टाइप की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें उसमें कौन सा है, सरसों और गेहूं। यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हैं, सरसों और गेहूं। और जो ये दोमट मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है भाई, उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, यहाँ का थोड़ा सा ज्योग्राफी हो गई, व्यवसाय हो गया। अभी देखो थोड़ा सा और देखते हैं हम। इसके अंदर देखो एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व में भी अब एक व्यक्ति जुड़ जाएगा। कौन सा जुड़ जाएगा, प्राण सुख यादव जी, प्राण सुख यादव। किससे, कौन से जिले से संबंधित है ये, बहरोड, कोटपुतली बहरोड से। वैसे ये प्रॉपर बहरोड के रहने वाले थे। बहरोड एक तहसील है और जिला भी है, कोटपुतली बहरोड संयुक्त रूप से, ठीक है। नोनू बेटा, अल्लाह नहीं प्लीज, अब नहीं करना। प्राण सुख यादव, देखो प्राण सुख यादव का संबंध कैसे है, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी के राजा कौन थे, रेवाड़ी के राजा थे राव तुलाराम यादव। कौन थे, राव तुलाराम यादव। इन्होंने अंग्रेजों से क्या लिया था, लोहा लिया था। क्रांति की थी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में, ठीक है।
तो ये प्राण सुख यादव है जो नारनौल की लड़ाई में, कहाँ की लड़ाई में, नारनौल की लड़ाई में कौन सा स्थान था सर, नसीबपुर था, नसीबपुर। और नसीबपुर है जो बहरोड के नजदीक है, कहाँ के नजदीक है, बहरोड के नजदीक। यहाँ पर युद्ध लड़ा था भाई, लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, किसने, प्राण सुख यादव ने, ठीक है। तो इनके बारे में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। व्यक्तित्व, ये रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह के वो भी रहे थे, सेना में भी रहे थे प्राण सुख यादव, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में कौन आ जाएंगे, प्राण सुख यादव आ जाएंगे, ठीक है। उससे आगे देखो, उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा यहाँ की ज्योग्राफी हो गई, और यहाँ की कौन कौन सी चीजें हैं जो फेमस हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़नी चाहिए। तो देखो, हाँ, एक यहाँ की कहावत है, एक कहावत भी लिख लीजिए आप, कहावत है, कहावत भी पूछी जा सकती है कि ये कहावत किसके लिए फेमस है। काठ, काठ नवे पर राठ न नवे, राठ ना नवे, ठीक है। ये क्या है, एक कहावत है इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की सबसे फेमस कहावत क्या है, काठ नवे पर राठ नवे ना, काठ नवे पर राठ नवे ना। राठ क्षेत्र है इसलिए इसके ऊपर क्या बनाई गई है, कहावत बनाई गई है, ठीक है। ये कहावत के बारे में भी आप याद रखें, ठीक है। उसके अलावा देखो, थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि बहरोड और कोटपुतली, इस क्षेत्र का नाम जो कोटपुतली है, और जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम कोटपुतली बहरोड है। तो कोटपुतली और बहरोड के बारे में हमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि इसका नाम कोटपुतली या बहरोड कैसे पड़ा। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बहरोड के बारे में, बहरोड का नाम बहरोड कैसे पड़ा। देखो, बहरोड से पहले क्या था कि बहरोड के अंदर जो, जहां पर ये बसा हुआ है, उस प्राचीन काल में नरेश थे। कौन से नरेश, नरेश थे शालिवाहन। कौन से नरेश थे, शालिवाहन। बताया जाता है ये मोर ध्वज के वंश से थे। किसके वंश से, मोर ध्वज के वंश से, ठीक है। राजा मोर ध्वज, बहुत फेमस राजा है मोर ध्वज। आज भी आप गाँव में मोर ध्वज के बारे में कहानियां और अलग अलग किस्से सुनते होंगे। तो शालिवाहन ने क्या है कि एक मंदिर बनवाया था, बैरून मंदिर। कौन सा मंदिर, बैरून मंदिर बनाया था, जहां पर अभी फिलहाल बैरोड सिटी स्थापित है, बैरोड जो शहर है वो स्थापित है या स्थित है। वहां पर क्या मंदिर बनवाया था, बैरून का मंदिर, बैरून मंदिर बनवाया था। और इस बैरून मंदिर के आसपास धीरे धीरे क्या है, पब्लिक रहने लग गई थी, जनता रहने लग गई थी, निवास करने लग गई थी। तो उस जगह को क्या बोलने लगे, बैरून मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला, बैरून मोहल्ला, ठीक है। आज भी मोहल्ले जो किसी मंदिर, नुक्कड़ या मस्जिद के नाम से जाने जाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। धीरे धीरे यही बैरून शब्द जो अपभ्रंश होकर क्या कहलाया, बैरोड कहलाया, ठीक है। अपभ्रंश होकर धीरे धीरे बैरोड कहलाया। ये तो हो गया थोड़ा बैरोड के बारे में, ठीक है। उसके अलावा देखो, इसी नरेश शासक ने, इसी नरेश शासक ने दो गांव बसाए थे, कोट नाम के, कोट नाम का और पुतली नाम का, ठीक है। तो आप देखिए, जहां पब्लिक निवास करने लगी कोट में, तो वो कोट और प्लस पुतली कर दिया, ठीक है। उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो गया, पुतली। तो ये क्या कहलाया, पूरा जिला कोटपुतली कहलाया। इसके प्रमाण है जो अभी भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन शहरों के प्रमाण है जो अभी भी हमको देखने को मिलते हैं, ये उपलब्ध है भाई, इनके प्रमाण, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा एक विभाग है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है, ठीक है। उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा देखो, इतिहास हो गया यहाँ का। अब देखो, दो चीजें और हैं। कोटपुतली है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। दिल्ली से कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। तो नजदीकी एयरपोर्ट कौन सा हो गया, दिल्ली। उसके अलावा देखो, जयपुर राजस्थान की राजधानी से 130 किलोमीटर, जयपुर से कितना है, 130 किलोमीटर। तो दूसरा जो नजदीकी हवाई अड्डा कौन सा हो गया, 130 किलोमीटर जयपुर हो गया, ठीक है। उसके पश्चात देखो, उसके पश्चात हम देखते हैं, यहाँ का इतिहास हमने पढ़ लिया। उसके पश्चात देखो, हम यहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा, नीमराणा। कौन सा, नीमराणा। देखो नीमराणा के बारे में, नीमराणा क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। नीमराणा है जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। और ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। एक तहसील पड़ती है कोटपुतली बहरोड की, कौन सी, नीमराणा। नीमराणा क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, और ये रिको के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, रिको। रिको राजस्थान का क्या एक संस्थान है, रिको क्या है,
एक संस्था है राजस्थान की, का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राजस्थान इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या हो गया फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये रिको की स्थापना नीमराणा के अंदर की गई है। इसके अलावा देखो ईपीआईपी, ईपीआईपी एक्सपोर्ट, क्या फुल फॉर्म है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इसके तहत एक जापानीज कंपनी है, जापानीज कंपनी कौन सी है? जेट्रो, जेट्रो के द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके अलावा देखो बैरोड नीमराणा के अंदर जापानीज पार्क है या जापानीज जोन है जेट्रो। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा नीमराणा के अंदर देखो और क्या महत्वपूर्ण चीज है। नीमराणा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इसका राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है नीमराणा। ठीक है, राजस्थान की जीडीपी के अंदर देखो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। देखो एक प्लाईवुड की इंडस्ट्री है ग्रीन लैम। कौन सी? ग्रीन लैम प्लाईवुड, प्लाईवुड इंडस्ट्री। देश की इंडस्ट्री, वाई कर देना भाई इसको। ठीक है, ग्रीन लैम्प प्लाईवुड इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी क्या है? प्लाईवुड इंडस्ट्री है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा देखो डाइकन एसी, डाइकन का एसी खरीदा होगा आपने या देखा होगा। डाइकन एसी की भी क्या है यहाँ पर कंपनी या कारखाना है। उसके अलावा देखो हेवल्स, केबल वाली हेवल्स। उसके अलावा देखो पार्ले जी, पार्ले बिस्किट तो खाया होगा आपने, अभी नहीं तो बचपन में खाया होगा। इसकी भी इंडस्ट्री कहाँ पर है? बैरोड के अंदर है। उसके अलावा देखो रिच लाइट एक बिस्किट कंपनी और है रिच लाइट। इसके अलावा और देखो हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प बाइक की एक कंपनी है हीरो। ये तो आप सब जानते हैं, हीरो की स्प्लेंडर वगैरह आती हैं, बाइक चलाई भी होंगी आपने। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, उसी में आप छोटी मोटी यहाँ पे लगभग 1500 कंपनियां हैं। छोटे मोटे कितने कारखाने? लगभग 1500 कारखाने हैं बैरोड नीमराणा के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी भी रहता है। उसके अलावा देखो नीमराणा बैरोड जो एनसीआर के अंदर भी आता है। किसके अंदर? एनसीआर के अंदर। उसके अलावा देखो, उसके अलावा हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी के अंदर भी आता है। उसके अलावा देखो रिको। ठीक है, उसके अलावा देखो अभी मैंने बताया जापानी जोन कौन सा? ईपीआईपी, ईपीआईपी के तहत भी आता है एक जापानी जोन जेट्रो। तो कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हो गई। ठीक है, इसका ध्यान रखें। उसके अलावा देखो ये तो हो गई यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में। तो पर्यटन के क्षेत्र में लिखो, देखो पर्यटन के क्षेत्र में हम देखेंगे तो पर्यटन ये भी इकोनॉमी के अंदर ही आएगा, इकोनॉमी के अंदर आता है पर्यटन। तो उसमें देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर नीमराणा फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नीमराणा फोर्ट, नीमराणा का किला। ठीक है, उसके अलावा देखो और कौन सा है सर? एक देखो मनसा माता का मंदिर, मनसा माता का मंदिर। उसके अलावा देखो 3 नंबर पर देखो आप मनसा माता का मंदिर। उसके अलावा नीमराणा की बावड़ी, कौन सी? नीमराणा बावड़ी। इसके अलावा देखो और क्या आएगा?
बानसूर का किला, बानसूर का किला। उसके अलावा देखो क्या फेमस है यहाँ पर, ताल वृक्ष, ताल वृक्ष। ताल वृक्ष में क्या है, ठंडे गर्म पानी के, ठंडे व गर्म पानी के क्या है, गर्म पानी के झरने हैं, गर्म पानी के झरनों के लिए फेमस है, झरनों के लिए फेमस। ठीक है, झरने या कुंड। ठीक है, उसके अलावा देखो तासिंग का किला, तासिंग किला या तासिंग किला, तसिंग किला, तसिंग किला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ठीक है, अब देखो एक हम देखेंगे विराटनगर, तहसील पड़ती है एक विराटनगर। तो देखो सबसे पहले यहाँ के इतिहास के बारे में देखते हैं, विराटनगर का क्या इतिहास रहा है। तो क्या था, पुराने समय में, बहुत समय पहले, यानी महाभारत कालीन समय में, महाभारत कालीन या महाजनपद काल में, महाजनपद काल से भी पहले एक विराट नाम के राजा हुआ करते थे। कौन? विराट नाम के राजा थे। ये महाभारत कालीन बात बता रहा हूं मैं आपको। महाजनपद काल में विराट नाम के एक राजा थे। कहाँ के थे? महाभारत के समय में विराट क्षेत्र के राजा कौन थे? ये विराट नगर के राजा कौन थे? विराट थे। विराट नगर के राजा विराट हुआ करते थे। इन्हीं इन्हीं के नाम पर शासक, यहाँ के विराट शासक के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा? विराट नगर पड़ा। और महाभारत के अंदर पांडवों ने, ऐसा बोला जाता है महाभारत के समय पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास इसी जगह पर, अज्ञातवास इसी जगह पर पूर्ण किया था। ठीक है, उस समय ये क्या हुआ करता था? विराट क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ का राजा कौन होते थे? विराट नाम के एक शासक होते थे। और महाभारत के समय पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर के अंदर ही निकाला था। अभी देखो विराट नगर के अंदर क्या क्या चीजें फेमस हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? विराट नगर के अंदर, आप हेडिंग में डालो विराट नगर। आपको बताया मैंने बाणगंगा नदी, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, दूसरा बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी पे क्या है? देखो बीजक बौद्ध स्तूप मिलते हैं। कौन से स्तूप? बौद्ध स्तूप। ठीक है, इसी जगह से। और देखो एक यहाँ पर भीम डूंगरी, भीम डूंगरी भी फेमस है यहाँ की। बीजक की पहाड़ी सोम फेमस है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है इसके ऊपर। किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर यार, गोल मंदिर। उसके अलावा देखो बौद्ध स्तूप है। और बीजक की पहाड़ी के नजदीक में, एक नजदीक में क्या है? गणेश जी का मंदिर है, एक गणेश जी का मंदिर है। और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर 3 महल हैं। कौन कौन से? चऊ महल, चऊ महल, इसके अलावा पंचमहल, पंचमहल, इसके अलावा नौ महल। ये कहाँ पर है? ये सब विराट नगर के अंदर ही स्थित है। अब ये जो तीनों महल हैं, इनकी जो देख रेख कौन करते हैं? जैन धर्म के लोग करते हैं। कौन? जैन धर्म के लोग इसकी क्या कर रहे हैं? देख रेख कर रहे हैं, ये जैन समाज के लोग। ठीक है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो बौद्ध स्तूप है, जो इसके बारे में बताया जाता है कि जो सांची का जो स्तूप है ना, इसके समकालीन माना जाता है। यहाँ के स्तूप है जो बौद्ध स्तूप को किसके समकालीन माना गया है? मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप इसके समकालीन माना गया है। और ये राजा अशोक मौर्य द्वारा, सम्राट अशोक हुए थे, अशोक मौर्य, सम्राट अशोक बोल सकते हो, इनका समय का ये बताया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ एक शिलालेख मिला है, भाबरू का शिलालेख। ये भी अशोक के समय का माना जाता है। विराटनगर के अंदर क्या मिला है? एक
एक शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख मिला है? बाबरू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख सर? बाबरू का शिलालेख। बाबरू का शिलालेख, ठीक है। ये किसके समय का है? सम्राट अशोक के समय का है। सम्राट अशोक के समय का। सम्राट अशोक नाम से एक धारावाहिक भी आता है टीवी पर, ठीक है, उसी से संबंधित है बाबरू का शिलालेख। और इसकी लिपि क्या है सर? इसकी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है सर? ब्राह्मी लिपि है इसकी। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। उसके अलावा देखो पूर्ण चीज ये छूटी गई है। ये मत्स्य जनपद की क्या रहा था? राजधानी रहा था किसी समय में, महाजनपद काल के समय में। मत्स्य मत्स्य प्रदेश का क्या रही थी? राजधानी रही थी विराटनगर। राजधानी हुआ करती थी कभी प्राचीन समय, महाजनपद काल में। कब? महाजनपद महाजनपद काल के अंदर मत्स्य प्रदेश हुआ करता था, वहां की राजधानी। एक देखो पर्यटन स्थल में एक और बच गया था, आरटीडीसी। आरटीडीसी, ठीक है। ये कहाँ है? बहरोड कोटपुतली के मध्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीएम लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना क्या बनाया था? बर्थडे पार्टी दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरटीडीसी के अंदर, ठीक है, आरटीडीसी होटल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच गए हैं, बाकी तो लगभग सब कंप्लीट हो गया। देखो आपको महत्वपूर्ण तथ्य मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखो पहला लिखिए, इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट लिखिए। इंपोर्टेंट फैक्ट सबसे पहले लिखो, नीमूचना हत्याकांड। एक नीमूचना नाम का एक गांव था, किसके नजदीक है? कोटपुतली के नजदीक, ठीक है। नीमूचना हत्याकांड का संबंध कहां से? अभी कोटपुतली बहरोड से। और देखो इसके अलावा प्रथम प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने बालोजी ग्राम से किया था। बालोजी ग्राम कोटपुतली से किया था। कोटपुतली से किया था, ठीक है। उसके अलावा देखो ये किस योजना के तहत इसका उद्घाटन किया था? कुसुम योजना के तहत। कौन सी योजना? कुसुम योजना। इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक का संयंत्र लगाने पर किसानों को 40% की क्या देती है? सब्सिडी देती है। और 10 किलोवाट का संयंत्र लगाने पर कितनी देती है? 20% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिलती है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, कुसुम परियोजना का पूरा नाम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कैसे क्या हो जाएगा? किसान यू से ऊर्जा एस से क्या हो जाएगा? सुरक्षा। एस से क्या हो जाएगा? सुरक्षा, ठीक है। एवं, यहीं पर एवं लगा देना। यू से क्या हो जाएगा? फिर यू से हो जाएगा उत्थान। एम से क्या हो जाएगा? महाअभियान, ठीक है। तो क्या हो गया? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम की फुल फॉर्म हो जाए, ठीक है। उसके अलावा देखो और किस लिए फेमस है? उसके अलावा देखते हैं हम, नेक्स्ट फैक्ट डालो। यहाँ पर एक पशु मेला भरता है। पशु मेला कहाँ पर? बहरोड के अंदर। बहरोड का पशु मेला बोल सकते हो, बहरोड के अंदर। ये
मुर्रा भैंस के लिए फेमस है। किसके लिए? मुर्रा भैंस के लिए। ठीक है, मुर्रा भैंस के लिए फेमस है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्या है, बैरोड है जो एनसीआर का क्षेत्र है, बैरोड एनसीआर का क्षेत्र है, या एनसीआर क्षेत्र में आता है बैरोड। ठीक है, उसके अलावा देखो और क्या चीजें हैं यहाँ पर। जखराना बकरी का जो मूल स्थान, जखराना बकरी की मूल उत्पत्ति इसी प्रदेश यानी इसी तहसील से है, बैरोड से, और अब ये डिस्ट्रिक्ट बन गया कोटपुतली बैरोड। ठीक है, उसके अलावा देखो एक क्षेत्र एक और बच गया, डीएमआईसी। मैंने आपको पहले बताया था डीएमआईसी, डीएमआईसी के तहत औद्योगिक निवेश की स्थापना, औद्योगिक निवेश की स्थापना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल 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 डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, इसमें कौन कौन से? खुसखेड़ा भिवाड़ी, खुसखेड़ा भिवाड़ी और बैरोड। ठीक है, उसके अलावा 5 हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है जो किसके अंदर आ रहे हैं? डीएमआईसी के अंदर आ रहे हैं। ये तो हो गई यहाँ की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई इसके बारे में। ठीक है, ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया हो। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, फिर भी कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। एक कुंदन दास महाराज की तपोभूमि भी रहा है, जनाईचा गांव पड़ता है बैरोड के पास में। ठीक है, कुंदन महाराज की तपोभूमि भी रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत